नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों के नतीजे जो हैं वो सामने आ गए हैं और जैसी की उम्मीद थी, जैसी आशंका थी, जो नतीजे आएंगे, नतीजे वैसे ही आए हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी को भारी जीत मिली है, बड़ी जीत मिली है और दूसरे नंबर पर जो पार्टियां हैं वो ममता बनर्जी की पार्टी से बहुत बहुत पीछे हैं। ये चुनाव नतीजे हैरान नहीं करते क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लोकप्रिय नेता तो है ही, लेकिन साथ साथ बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से चुनावों के दौरान, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी, काउंटिंग के समय भी लगातार जिस तरह की हिंसा हुई, जिस तरह से मतपत्र लूटे गए, पोलिंग बूथ लूटे गए, उसके बाद यह माना जा रहा था जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो पार्टी वहां सत्ता में है, जिसकी ताकत है, जीत उसी को मिलेगी। यह पूरा मामला, जो पंचायत चुनाव में जो कुछ हुआ, वो पूरा मामला कोलकाता हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। हाईकोर्ट में अभी इस मामले पर सुनवाई शुरू है, लेकिन हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर, महत्वपूर्ण बात क्या है, चुनाव आयोग ने इस मामले में, जो राज्य चुनाव आयोग था, उसने अपनी एक रिपोर्ट लगाई। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की उस रिपोर्ट को नाकाफी कहा, अपर्याप्त कहा। इस मामले में अदालती प्रक्रिया भी चलेगी क्योंकि 18 जुलाई को एक बार फिर इस मामले में सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच बीजेपी की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है वहां पहुंच गई है और बीजेपी की जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है उसका यह मानना है कि बंगाल में जो कुछ हुआ है वो बड़ा ही शर्मनाक है। तो सवाल यह उठता है कि बंगाल में ये जो चुनाव नतीजे आए हैं, ये लोकतंत्र की जीत का परिचायक है या ठोकतंत्र की जीत का परिचायक है? जी हां, लोकतंत्र या ठोकतंत्र, बंगाल को लेकर दो टूक में आज यही सवाल उठाएंगे। इससे पहले आगे बढ़े, आइए रिपोर्ट देखिए। चालीस से ज्यादा हत्याओं, हिंसा, तोड़फोड़ और मतपत्रों, पोलिंग बूथों की लूट के बीच ममता बनर्जी की टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में भारी जीत दर्ज की। वैसे इन नतीजों पर किसी को हैरानी नहीं हुई क्योंकि हिंसा के रिजल्ट देखने के बाद हर कोई ये समझ गया था कि चुनाव का रिजल्ट क्या होगा। पर यह मामला अदालत भी पहुंच गया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव में हुई भारी हिंसा पर नाराजगी जताई। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग की रिपोर्ट को असंतोषजनक और अधूरी कहा। इस मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इन चुनावी नतीजों को मानने से इनकार कर दिया। नामांकन भरना डराओ, अगर कोई नामांकन भर दे प्रत्याहार करने के लिए डराओ, चुनाव प्रचार में शामिल हो विरोधी तो उस समय भी डराओ, चुनाव के दिन उस समय भी डराओ और हिंसा और दहशतगर्द की माहौल पैदा करो। चुनाव होने के बाद भी एजेंट गिनती करने ना जाए, इसके लिए हर संभव पुलिस बलों को और दरिंदों को इस्तेमाल किए गए। गिनती जब होते हैं उस समय भी जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं जो गिनती करते हैं, 24 घंटा पार हो चुके हैं, बीत गए 24 घंटे, फिर भी गिनती होते ही रहते। क्या है? पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि राज्य के 71,000 बूथों में से सिर्फ 60 में हिंसा हुई है और उन्होंने कहा कि यह हिंसा भाजपा, सीपीएम और कांग्रेस ने करवाई है। অনেক এজেন্সি, একটা জিনিস আপনারা লক্ষ্য করুন, আমরা কি অপরাধ করেছি। আমিও তো বাংলায় জন্মেছি, একজন মানুষ, চিরকাল রাজনীতি করেছি, সমাজনীতি করেছি। আই এম এ সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল ওয়ার্কার। যতদিন বিরোধী দলে ছিলাম শুধু মার খেয়েছি আর লাঞ্ছনা সহ্য করেছি। আর যেদিন থেকে এই সরকারে এসেছি 2014 সাল থেকে, বিজেপি যেদিন থেকে ক্ষমতায় এসছে সেদিন থেকে
তাদের উগ্র বিদ্বেষমূলক মনোভাব, কিম্ভূত কিমাকার মনোভাব, সর্বরকম সৌজন্যতাকে মলিন করে দিয়ে কথার ভদ্রতা একটা কথাও বলেনি। আমি অপরাধ করলে আমায় শাস্তি দিন, আমার কোনো যায় আসে না, এই মামাটি মানুষের শাস্তি মেনে নিতে রাজি আছে। इस बीच चुनावी हिंसा की जांच करने के लिए भाजपा की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम पश्चिम बंगाल पहुंची और उसने वहां कुछ ऐसा नजारा देखा। ये क्या हो रहा है ममता जी? ये क्या हो रहा है? एक गरीब की झोपड़ी में आपके लोग आकर के उठापटक करते हैं, तोड़ देते हैं, सामान फेंक देते हैं, इसके बेटे को कटारी से मारते हैं और बात करती है लोकतंत्र की। शर्म आनी चाहिए ममता जी आपको। अगर इसका एक कतरा भी किसी बीजेपी रूल स्टेट में हुआ होता तो तूफान खड़ा कर देते कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, सीपीआई, नीतीश कुमार, जो इतने लोग बने हुए हैं। और यहां एक गरीब के साथ ये बदसलूकी हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। अच्छा, चलो चलो। তাকে তুলতে পারি না, খাওয়াতে পারি না, আমি কি করব বলো? আমার বাড়ির বাচ্চা যদি চলে যায়, না থাকে, আমি কি করে রাখবো ওর বাচ্চা, বুড়ো মানুষটাকে নিয়ে? আমার ভয় লাগছে বাবা, রাত্রি রাত্রি কানকে ছেলে। तो आपने रिपोर्ट देखी, इसी को लेकर आज की डिबेट, आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा सवाल, जिस पर आज की डिबेट, आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मेरा दो टूक का आज का सवाल, पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव नतीजों पर उठे सवाल, लोकतंत्र या ठोकतंत्र। जी हां, पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव जिसमें टीएमसी को, ममता दीदी को मिली है बड़ी जीत, पर इन सवालों, इन चुनाव नतीजों पर उठे सवाल कि ये लोकतंत्र है या ठोकतंत्र है। आज दो टूक में इसी मसले पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो अपने आप में बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र जो है वो ठोकतंत्र से नहीं चल सकता। आप जिसकी लाठी उसकी भैंस के तरीके से डेमोक्रेसी को नहीं चला सकते। जनता अपना मत देती है, लेकिन जनता को अगर डराया जाएगा तो फिर सवाल तो उठेंगे। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कह रही, बल्कि जो कोलकाता हाई कोर्ट है उसने भी आज इस पर चिंता जताई है। इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे दो टूक में। और मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए आज के मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़े हैं, मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। मेरे साथ स्वयं प्रकाश पुरोहित जी जुड़े हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी टीएमसी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ केतन जायसवाल जी जुड़ रहे हैं कोलकाता से, केतन जायसवाल जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और प्रकाश चंडालिया मेरे साथ जुड़े हैं, राष्ट्रीय महानगर के संपादक हैं। आप सभी का शुक्रिया, स्वागत। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, सबसे पहले तो बड़ी जीत मिली है आपकी पार्टी को, तो आपको मैं चाहता तो हूं कि बधाई दूं, लेकिन जिस तरह से कोलकाता हाईकोर्ट ने भी आज चिंता जताई है, क्या उसके बाद आपको लगता है कि बधाई के हकदार हैं आप लोग इस जीत में? देखिए, ये गणतंत्र जनता के लिए एक चुनाव होता है ग्राम पंचायत का। इस चुनाव के अंदर अगर हम जीते हैं तो बधाई दीजिए, नहीं दीजिए, ये आपकी पर्सनल थॉट है, आपके चैनल, आपके जो ऊपर लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बधाई देने का अधिकार है कि नहीं है। मगर जीत है, मां माटी मानुष सरकार की जीत है। पश्चिम बंगाल के अंदर में ग्राम में 5 करोड़ 67 लाख वोटरों ने वोट दिया। 696, 1% से भी कम बूथों पर रीपोलिंग हुई। और इन्होंने केंद्रीय वाहिनी की मांग की थी, केंद्रीय वाहिनी के अंतर्गत चुनाव हुआ। और कुछ जगह घटनाएं हुई है। एक जगह बम गिरा, उस बम को सुबह से लेकर दूसरे दिन सवेरे तक दिखाया जा रहा है। एक जगह बम गिरा। एक मिनट किसी जी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा ना 60-70 जगह 45 लोगों की हत्या हो गई, एक जगह बम गिरा। अरे भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है उनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि उनके 25 लोग हमारे मरे हैं। किसके 25 लोग मरे? आप वो मानुस हैं, वो बंगाल के मानुस हैं, वो आपके मेरे नहीं है। जायसवाल जी एक मिनट, एक जगह बम गिरा। एक मिनट सर, एक करके। स्वयं प्रकाश जी,
आपने बहुत आसानी से कहा एक जगह बम गिरा तो नहीं, इसलिए मैं बोला एक बम के फोटो को 3 दिन तक चलाता गया मीडिया, पूरे देश की मीडिया। आज सर, एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट सुनिए सर। जिस दिन रीपोलिंग हो रहा था, एक मिनट प्रकाश जी, एक मिनट प्रकाश जी, जिस दिन रीपोलिंग हो रहा था उस दिन 35 बम डिफ्यूज किए गए हैं। 35 बम एक दिन में डिफ्यूज किए गए हैं। 35 बम। आप कह रहे हैं एक बम मिला, मीडिया उसको दिखा अरे मैं बता रहा हूं, एक तस्वीर तो बार बार दिखाई जा रही है, बार बार। देखिए एक ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, एक मिनट, अगर एक बम मिला, मैं कह रहा हूं एक बम मिला होगा, सबसे बड़ी बात है 45 जाने गई और आप कितनी आसानी से कह रहे हैं एक बम आ रहा हूं। देखिए जाने जो गई है उसके लिए दुर्भाग्यजनक है कि जो भी चीज है इसके लिए हमने खेद प्रकट किया है, और जो भी दोषी है गिरफ्तार किए जा रहे हैं, बहुत गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके अंदर में जो गोष्ठी दंड हुआ है, इसके अंदर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी है, शामिल है, इनके नेता उकसा रहे हैं। वो जाकर के बोलते मैं आगे जाऊंगा, 10 गोलियां मैं खाऊं, 10 लोग मरेंगे, उसमें मैं गोली खाने तैयार हूं। कितनी गोली लगी है शुभेंदु अधिकारी को पूछिए तो, कितने भारतीय जनता पार्टी कितनी गोली लगी है दिलीप घोष को। देखिए इस तरह की जो बचकानी, ये जो कार्यकर्ताओं को उकसा करके तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों की हत्या की गई है, बूथ में बैठने वाले लोग, इनके जो नेता है कुछ बिहार में अजय राय। आपका कहना है कि हिंसा जो है इसलिए हुई क्योंकि बीजेपी ने लोगों को उकसाया, भड़काया। बीजेपी स्पॉन्सर्ड हिंसा, बीजेपी और वामपंथी दलों ने मिलकर आरपी सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए, और उसमें मीडिया ने उनका सहयोग किया। ओके, आरपी सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी स्पॉन्सर और सीपीएम स्पॉन्सर थी, आप लोगों ने भड़काया लोगों को। मेरे वक्तव्य से पहले मैं चाहूंगा कोर्ट ने क्या कहा वो जरा बता दीजिए, पढ़कर सुना दीजिए। अरे कोर्ट को आप लोग मानते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आपको 370 के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ईडी डायरेक्टर के बारे में? आप लोग मानते हैं क्या कोर्ट को? कोर्ट की ज्ञान हमें मत दीजिए, कोर्ट का संज्ञान आप लोग सोचिए कि कोर्ट आपको क्या दिखा रहा है। सुप्रीम कोर्ट आप लोग को रास्ता दिखाता है, आप ऑर्डिनेंस ले आते हैं। आप क्या कर रहे हैं दिल्ली के अंदर में? आप कोर्ट के बारे में मत बताइए, नहीं कोर्ट के बारे में मत बताइए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, एक मिनट, आपसे सवाल है, ठीक है। वो आज जो अदालत कोलकाता हाई कोर्ट की बात है उसके संदर्भ में आप ये क्या सुप्रीम कोर्ट ये कर रहा है, आपने कोर्ट की बात की है। सुने विषय बंगाल के विषय सब है, पूरा देश। चलिए सारे विषयों पे चर्चा कर लेंगे अभी। सुनिए आप, अरे सुनिए आपकी, अरे सुन लिया आदमी बिल्कुल जो व्यक्ति के एक बम गिरे, एक बम दिखा रहे हैं, जहां इनकी सरकार नहीं है उस स्टेट को डिस्टर्ब करो, यही इनकी साजिश है। आपने पूरे देश ने देखा, कोर्ट ने कहा कि हम इस चुनाव को मान्यता नहीं देते, एक प्रकार की भाषा कोर्ट की, समझे आप लोग जिस प्रकार। अरे सुनिए एक मिनट, आपने बोल दिया, आपने बोल दिया, आपने चौका नहीं मैंने, आपने स्वयं प्रकाश जी बोले जी एक एक करके आपने ये यहाँ पे बम मत मारिए, और यहाँ आपके बम चलने वाले नहीं, समझे आप? एक मिनट, ये दूरदर्शन चैनल है, यहाँ आपके बम नहीं चलने वाले, ये वेस्ट बंगाल नहीं है, यहाँ बम मारते फिरेंगे। प्रकाश जी आपको मैंने, स्वयं प्रकाश जी आपने अपनी बात कही, अब आरपी सिंह जो कह रहे हैं उसको भी सुन लीजिए, फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। बोलिए। निर्मम हत्याएं की गई टीएमसी के माध्यम से, टीएमसी की सरकार उसमें इन्वॉल्व है, लिप्त है, वहां की मुख्यमंत्री उसके जवाबदेही है। 45 हत्याएं, निर्मम हत्याएं चुनाव के चलते हुए की गई, वहां पर लगातार बम मारे गए, बम फेंके गए, बमों के द्वारा हत्याएं की गई, लूट की गई, वहां पर पोलिंग बूथ लूटे गए, वहां पर बैलेट बॉक्स लूटे गए। स्पष्ट है, सारे देश ने देखा है। ये नहीं कि ये जिसकी मर्जी जो मर्जी आक्षेप लगाए, जो मर्जी कहे, वहां की होम मिनिस्टर, वहां की मुख्यमंत्री है। अल्टीमेटली बक्स लाइस विद हर, बक्स स्टॉप्स एट हर, जिम्मेवारी उनकी है कि ये सब कुछ ठीक होना चाहिए था। मैं चाहूंगा कोर्ट इसमें तुरंत हस्तक्षेप करे। ये पूरा का पूरा चुनाव फ्रॉड है, डेमोक्रेसी के ऊपर थप्पड़ है, भद्दा दाग है। ओके, आप कह रहे हैं कि ये पूरा चुनाव जो है वो डेमोक्रेसी के ऊपर धब्बा है, और इसमें आप कह रहे, जाहिर सी बात है कोर्ट में तो 18 जुलाई का हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं केतन जायसवाल जो है कांग्रेस के प्रवक्ता, उनके पास आया था पहले। केतन जायसवाल, आपको भी लगता है कि ये जो चुनाव थे ये धब्बा है डेमोक्रेसी पर, ये ठोकतंत्र के तहत हुआ, लोकतंत्र के तहत नहीं? जी नमस्कार सभी को। जी मुझे थोड़ा पीछे अगर पूरे घटनाक्रम को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ऐसा है कि बंगाल में जनवरी फरवरी लगने के बाद कहीं जगह जगह बम मिल रहा था। हर गांव में बम उधार होता है। प्रत्येक दिन की हम अगर
टीवी चलाते थे या समाचार पत्रों में पढ़ते थे तो यही पता चलता था कि आज इस गांव से 1000 बम मिले, कल उस गांव से बम मिले, और ऐसा मिलता था कि कहीं एक बम के कारखाने में कुछ एक विस्फोट हो गया, उस दिन वहां लोग मारे थे। तो ये इस प्रकार की हमें खबरें मिलती आ रही थी। तो सरकारी जो पार्टी है, जो तृणमूल कांग्रेस ये कहती थी कि ये पटाखे बनाए जा रहे हैं, ये बम नहीं है, ये कुछ ही उत्सव के लिए। उस समय जो बंगाल की तृणमूल के मंसूबों को समझते थे, लोग उसी समय से जानते थे कि ये कौन से उत्सव की बात कर रहे हैं, ये असल में चुनाव की बात करते। वो चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की वो तैयारी थी। अब आते हैं हम चुनाव के कुछ दिन पहले ये चुनाव आयोग जो हमारे एक है, उनको कमिश्नर की नियुक्ति की गई। नियुक्ति के बाद आते ही तुरंत उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी, ताबड़तोड़ घोषणाएं कर दी। और उनकी एक होता है ना, किसी भी चीज में ना आपकी नीयत जो है वो मैटर करती है। हमने बंगाल वासियों ने, पूरे देश ने देखा है कि प्रथम दिन से, प्रथम मिनट से राजीव सिन्हा जी की 1 मिनट के लिए भी नीयत नहीं थी कि वह एक निष्पक्ष वोट करा सके। वो तो कोर्ट थी, कोर्ट में हर कदम पर इन्हें थप्पड़ मारा है, तो इनकी मतलब वो मजबूरी में उनको करना पड़ा है। पहले जब हमारे अधीर रंजन चौधरी जी ने ये मामला किया कि नहीं, बंगाल में जो इस समय परिस्थिति है, जो भयावह परिस्थिति है, इस परिस्थिति में सिर्फ पुलिस जो है नाकाफी है, क्योंकि बंगाल की पुलिस जो है आज वो तृणमूल कांग्रेस के अनुषंगिक संगठन के रूप में बदल गई है। वो पुलिस की तरह नहीं है, वो निष्पक्ष काम नहीं करती। तो इस पर कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और विवेचना में यह देखा कि बात सही है। इन्होंने आदेश दिया कि आप ये नई केंद्रीय वाहिनी आएगी। तो उस आदेश के खिलाफ यह लोग, अर्थात हमारी पश्चिम बंगाल की सरकार और निर्वाचन कमीशन गई सुप्रीम कोर्ट कि नहीं, हम केंद्रीय वाहिनी नहीं लेंगे, अर्थात जो हमारी जो केंद्रीय सुरक्षा बल की सुरक्षा हम नहीं लेंगे। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी विवेचना करके देखा कि नहीं, बंगाल में जो इस समय भयावह परिस्थिति है, इसमें केंद्रीय बलों की आवश्यकता है। उसके बाद इन्होंने मजबूरी में इसको स्वीकार को मतलब किसी तरह से किया। उसमें भी मैं कहूंगा कि उसमें भी इन्होंने टाल मटोल की एक नीति अपनाई ताकि किसी तरह से विलंब, जो डिले टैक्टिक्स जिसे कहते हैं, किया। और अंत में तृणमूल कांग्रेस और इनकी अलायंस पार्टनर बीजेपी ने मिलकर ऐसा किया कि जो सेंट्रल फोर्सेस है वो बूथों तक पहुंच ही नहीं पाई। हमने देखा कि चुनाव वाले दिन बम चारों तरफ आबाद बम चल रहा है, कहीं कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। बूथों पे मतलब एकदम अनलिमिटेड छप्पा चल रहा है। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ऑफिस में अपने कंट्रोल रूम स्थापित कर रखा था, मैं खुद स्वयं कंप्लेन ले रहा था। कंप्लेन लेते लेते हमारी लाइनें व्यस्त जा रही थी। ओके, पर केतन सुनिए, 10 सेकंड अच्छा बोलिए। कई बूथों में दोपहर 12 बजे सेंट्रल फोर्सेस पहुंची, तो कई बूथों में ऐसा हुआ कि जब 5 बजे मतदान खत्म हो गया तब वहां जाके सेंट्रल फोर्स पहुंची। तो अर्थात यहाँ दोनों पार्टियों ने मिलकर बंगाल के लोगों को यहाँ मूर्ख समझ लिया है क्या? ओके। एक ने बाहरी मांगने में देरी की और एक ने भेजने में देरी की। केतन अब मेरा सवाल ले लीजिए। मेरा सवाल, एक मिनट केतन, मेरा सवाल ये कि आपने अभी कहा कि भाई टीएमसी और बीजेपी को अलायंस पार्टनर आपने बोला, ठीक है ना। मैंने यही बात जो है अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं कि जो है ये दोनों का गठजोड़ है और ये दोनों मिली जुली जो है नूरा कुश्ती है, ये सब चल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पटना में और बाकी जगह पर तो आपके नेता जाती हैं, ममता बनर्जी जाती है, हाथ मिलाती हैं। गठबंधन की बात आप लोग कर रहे हैं, राष्ट्रीय मोर्चा बीजेपी के खिलाफ बनाने की बात आप लोग कर रहे हैं। तो अलायंस तो पटना में आप बना रहे हैं, अब आप बेंगलुरु में अपना अलायंस बनाने जा रहे हैं और आरोप आप लगाते हैं कि टीएमसी और बीजेपी। तो ये टीएमसी किसका अलायंस है? आपका अलायंस है, बीजेपी का अलायंस है? आपके अलायंस में नहीं है क्या विपक्षी अलायंस में टीएमसी? जी मैं बताता हूँ, आज से नहीं 2021 से 2021 भी इन्होंने बाइनरी सेट करके इलेक्शन किया था। एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के तौर पर इलेक्शन किया था, इसमें कि दोनों ही पार्टियों को फायदा मिला। और उसके बाद से भी हम देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस में सैकड़ों सीबीआई ईडी और सैकड़ों ऐसी कार्रवाई चल रही है, पर उसमें तृणमूल कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का नाम नहीं आता भी है तो उन्हें सीबीआई बुलाती है, बैठाती है, छोड़ देती है। नहीं बोलिए, मेरा मूल सवाल तो सुनिए ना। वो ठीक है, मेरा मूल सवाल क्या, मैं ये पूछ रहा हूं कि टीएमसी आपके राष्ट्रीय अलायंस में है, विपक्षी अलायंस में है या बीजेपी के साथ अलायंस में है? आप ये तो बता दीजिए, क्योंकि वो पटना में तो खड़गे जी के साथ नजर आती हैं
और यहां पर आप कह रहे हैं कि वो अलायंस पार्टनर जो है बीजेपी की है, तो मैं समझना चाहता हूं किसकी अलायंस पार्टनर है? पटना में आप जिस मीटिंग की बात कर रहे हैं, उस मीटिंग में नीतीश जी के निमंत्रण पर कई सारे दल वहां गए थे। अच्छा, ठीक है, तो एक साथ बैठना, पार्लियामेंट में सभी पार्टी के लोग एक साथ बैठते हैं, अगर कोई आमने सामने आ गया तो उनसे हाथ मिलाते हैं, बातचीत करते हैं। अरे तो क्या वाह, सभी पार्टियों का आपस में alliance होता सर नहीं है? पार्लियामेंट में ठीक एक है। साथ बैठना, मगर पटना की बंगाल बैठक में, पार्लियामेंट में एक साथ आपको- बैठना, पटना की देखिए वो शिवम प्रकाश पुरोहित जी, शिवम प्रकाश पुरोहित जी वहां हाथ मिलाने गई थी ममता दीदी, वो नीतीश जी ने बुला लिया था, हाथ मिलाने चली गई थी, बाकी कुछ नहीं। आपका अलायंस तो पार्टनर बीजेपी है। ठीक है, ये बोल रहे हैं तो सुन रहे हैं, हमारे पार्टनर बीजेपी है और इनके पार्टनर भी बीजेपी है। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी और शुभेंदु अधिकारी के गुरु योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, तो ये आरोप नहीं है, ये सत्य है। पश्चिम बंगाल के अंदर में जिस तरह से देखिए ये जो चुनाव हुआ है, इन्होंने पहले सेंट्रल फोर्सेस की बात की। सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट जो हुआ, उस डिप्लॉयमेंट के अंदर में इन्होंने पहले झूठ कहा कि इनके जो डिप्लॉयमेंट, सर एक मिनट रोक रहा हूं, एक मिनट डिप्लॉयमेंट क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं बेसिकली आज के जो संदर्भ में जो इंपॉर्टेंट बिंदु है मैं उस पर आना चाहता हूं। मैंने ये सवाल पूछा, एक मिनट मैं आऊंगा आपके पास। ये मैं तो पहले समझना चाहता हूं ना, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी और टीएमसी बात का जवाब दे रहा हूं। हाँ नहीं तो बात के जवाब दे रहा हूं। हाँ तो उसका मुझे बताइए ना कि आप अलायंस पार्टनर किसके हैं? नहीं, आपकी बात का जवाब दूंगा। पहले इनका जो सवाल था कि मिले हुए हैं, उसकी बात का जवाब दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी, उनके सुर में सुर मिलाया था सीपीएम और कांग्रेस ने कि आप यहां पे सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करें। मगर क्या हुआ, वो अजय राय जो थे भारतीय जनता पार्टी के दीनहट्टा के एमएलए विधायक प्रकाश जी बताएंगे उन्होंने क्या किया बैलेट बॉक्सों के साथ में। ये बताएंगे सेंट्रल फोर्सेस खड़ी थी वहां पे, उनके सामने क्या किया। उसको क्या फ्री एंड फेयर पोल बोलते हैं आप? सेंट्रल फोर्सेस को खड़ा करके जिस तरह से दीनहाटा में किया गया, वही पूरे पश्चिम बंगाल में आपका करने का षड्यंत्र था। सर ये आरोप सच्चाई है। नहीं ठीक है नहीं सच्चा। मैंने जो एक मिनट मैं यहां दिल्ली में बैठा हूं और मैंने जो वीडियोस देखे, जो तस्वीरें देखी, वो मुझे, मैं एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए। वो टीएमसी करवा रही है, बीजेपी करवा रही है, कांग्रेस करवा रही है, सीपीएम करवा रही है, वो एक अलग, आप लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने विधायक का नाम दिया है। एक मिनट मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूं, मैंने जो तस्वीरें देखी और देश ने जो तस्वीरें देखी, मैं वो कह रहा हूं वो लोकतंत्र नहीं है, वो ठोक तंत्र है, वो शोक तंत्र है, वो लोकतंत्र नहीं है। और मैं इसी पर आ रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा सर, एक मिनट, मैं उसी पर आ रहा हूं। प्रकाश चंडालिया, आज जो हाईकोर्ट ने कहा है, क्या मायने है उसके? सर ये पूरे पश्चिम बंगाल में जो पंचायत चुनाव हुए हैं, अगर वो उसके पूरे विवरण को देखा जाए तो शब्दातीत है। बंगाल की धरती वामपंथियों के शासन में बहुत खून पी चुकी थी। उम्मीद थी कि ममता बनर्जी के आने के बाद में खून की होली जो है वो बंद होगी, रक्त स्नान बंद होगा। आप इस एक महीने के कालखंड में देखिए, लगभग 50 लोगों की मृत्यु हुई है। आज ममता बनर्जी ने अपने संवाददाता सम्मेलन में सिर्फ 19 लोगों की मरने की बात की। अगर किसी भी मीडिया घराने से पूछे तो सारे मीडिया घरानों के पास में लोगों के मरने की पूरी लिस्ट है, किस दिन कहां किसकी हत्या हुई है। स्वयं प्रकाश जी, कैसी बात आप कर रहे हैं कि दूसरी पार्टियां कोर्ट के आदेश को नहीं मानती? आपने किसके आदेश को माना है? एनएचआरसी की टीम अगर यहां आती है तो उसको आप स्वीकार नहीं करते। ईडी और सीबीआई से तो आपकी पुरानी खंदक बनी हुई है, पुरानी दुश्मनी है उनके साथ में, लेकिन जब यहाँ पे मानव अधिकार की टीम आती है उसका भी आप विरोध करते हैं। बम बाल्टियों में भरे हुए बम आपके यहाँ मिलते हैं। सर विरोध नहीं होता, मानव अधिकार की टीम जो उस पर हमला हुआ था, विरोध नहीं हुआ था प्रकाश जी, आपने हल्का शब्द बताया, हमला हुआ था। जी बिल्कुल हमला हुआ था अशोक जी, ये तो शुक्र है कि हाई कोर्ट का निर्देश आया, उसके बाद यहाँ पर केंद्रीय वाहिनी की तैनाती हुई है। ये तो उसका विरोध कर रहे थे। यहाँ मांग की गई कि कई चरणों में चुनाव हो जाए, और मैं तो ये मानता हूं कि अगर 3 या 4 चरणों में चुनाव होते तो इस प्रकार खून की होली नहीं होती। जगह जगह पर जिस प्रकार से खून की, और ये बंगाल के इतिहास में कितना काला धब्बा दाग है कि 1 महीने का जो क्रम चला है वो मतगणना के दिन भी जारी रहा, मतगणना के बाद भी जारी है, और जिस दिन केंद्रीय वाहिनी यहां से चली जाएगी उसके बाद बंगाल की शक्ल क्या होगी? वो गांव के जो हजारों हजार लोग जो बंगाल छोड़ करके अपना घर छोड़ के दूसरी जगह शरण ले रहे हैं, उनको कहां जाना पड़ेगा? ओके आरपी सिंह, इसका जवाब दीजिए। ओके एक मिनट पूछूं उससे पहले आरपी सिंह, ममता दीदी ने आज ये कहा कि भैया जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों के लिए उन्होंने ऐलान किया कि 2-2 लाख रुपए मिले, और वो कह रही है मैंने पुलिस को पूरी खुली छूट दे दी है कि पुलिस जो है बिल्कुल सख्ती से निपटे, कि जिन जिन लोगों के खिलाफ अत्याचार उसको लेकर सख्ती से निपटे। इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं? 1 महीना पहले देनी थी,
जो सेंट्रल फोर्सेस गई थी उनको ठीक जगह डिप्लॉय करना था। कभी हुआ है कि चुनाव हो गया हो, चुनाव होने के बाद कोर्ट कह रहा हो कि अभी आप इसको फाइनल मत माने? इससे बड़ा थप्पड़ लोकतंत्र के मुंह पे नहीं हो सकता। और ममता बनर्जी की निगरानी में हो रही है, ममता बनर्जी के नेतृत्व में हो रही है कि कोर्ट कह रहा है कि आपने जो चुनाव रिजल्ट डिक्लेयर किए फाइनल नहीं है, अभी हम इस पर फैसला देंगे। हमारे फैसले के बाद दिखता है कि किस प्रकार वहां पर लोकतंत्र की हत्या की गई, लोकतंत्र को गोद गोद कर मारा गया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, परंतु इस शब्द के अलावा कुछ बचा नहीं। जिस प्रकार से बम वहां पर, आपने कहा बाल्टियों में, ट्रंक में, बाल्टियों में, क्या क्या नहीं। और उसके बाद जिस प्रकार से बूथों की लूट की गई, ये चुनाव नहीं, ये बूथों की लूट थी, ये मत का लूट था ये। और मैं अपेक्षा करूंगा कि कोर्ट इस पे एक ठीक फैसला देगा। मेरे से पूछा जाए तो मैं कोर्ट से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, देश के अंदर लोकतंत्र बचाना है, आपको यह चुनाव सिरे से खारिज करना पड़ेगा। पूर्णतः द्वारा से चुनाव आपको वापस कराना चाहिए और सेंट्रल फोर्सेस की निगरानी में नहीं, कोर्ट के जजेस की निगरानी में, रिटायर्ड कोर्ट के जजेस लगाए, उनकी निगरानी में चुनाव हो तो चुनाव हो सकता है। अन्यथा बंगाल के अंदर अब चुनाव की कोई होप नहीं है। ओके, आरपी सिंह कह रहे हैं बंगाल के अंदर चुनाव की कोई होप नहीं है, लोकतंत्र बचा नहीं है। पर फिर बात वही होती है कि अभी कोर्ट का क्या फैसला होगा उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। पर बड़ी बात है, आज बीजेपी की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है वो भी गई थी वहां, लेकिन उस फैक्ट फाइंडिंग टीम को क्या कुछ नजर आया, यह भी सवाल उठता है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि बीजेपी सहित कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में कितना दम है, क्योंकि टीएमसी कहती है कि वो चुनाव हार गए हैं, इसलिए इस तरह से वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बड़ी बात तो यह कि कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार करना पड़ेगा। 18 जुलाई को उसकी सुनवाई होगी। लेकिन मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद यह चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि बंगाल में अगर लोकतंत्र बचा नहीं है जैसा आरपी सिंह आरोप लगा रहे हैं, और अगर कांग्रेस को भी लगता है बंगाल में लोकतंत्र बचा नहीं है, ठोकतंत्र है, तो सवाल यह है कि बंगाल का आगे का रास्ता क्या होगा। आता हूं इस ब्रेक के बाद। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या सीएससी केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। तो दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम पश्चिम बंगाल में जो पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं, नतीजे आने के बाद जो है वहां पर बीजेपी की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम गई, और साथ साथ ये भी सवाल उठ रहा है कि वहां लोकतंत्र है या ठोकतंत्र है, क्योंकि जो चुनावी जीत मिली है उसको लेकर खुद जो है हाईकोर्ट ने उसको लेकर जो है सवाल उठा दिए। इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम प्रकाश पुरोहित जी भी जो है टीएमसी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रकाश चंडालिया वरिष्ठ पत्रकार हैं, और केतन जायसवाल हैं मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता। केतन, कोर्ट ने आज जो कहा है वो अपने आप में चिंताजनक है। कोर्ट ने कहा इसको फाइनल मत समझिए, इसके मायने, और यहां तक कि चुनाव आयोग ने जो राज्य चुनाव जो आयोग था उसने जो रिपोर्ट दी उसको भी मानने से इनकार कर दिया, कहा यह नाकाफी है। ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है कि अगर चुनाव आयोग की रिपोर्ट को कोर्ट कह रहा है कि नाकाफी है, उसके बाद जो है कुछ बचता है क्या? एक सेकंड और हाँ। चुनाव आयोग का कोई व्यक्ति कोर्ट में गया नहीं, मतलब उनके वकील को सपोर्ट करने के लिए, एविडेंसेस देने के लिए या और जो डॉक्यूमेंट देने के लिए कोई व्यक्ति खड़ा नहीं था। ये असल में कोर्ट को भी ठेंगा दिखाते हैं। ये किसी भी संवैधानिक संगठन को, संस्था को मानते नहीं ये लोग। जी, अब मैं जवाब दूं। बात चिंता की तो है ही। बंगाल में लोकतंत्र एक चिंताजनक स्थिति में है। यहाँ लोग असुरक्षा बोध कर रहे हैं। गांव में जाके आप देखिए तो सैकड़ों, हजारों, लाखों ऐसे लोग हैं जो आज अपने घरों में नहीं रह पा रहे। क्यों? क्योंकि जिनसे भी टीएमसी उनको वोट नहीं दिया, को घरों को जला रहे हैं, मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं। सैकड़ों वीडियो आप मेरे फोन में, आप उस दिन सारे मीडिया को आप आर्काइव देखिए, उसमें आपको ये दिखाई देगा कि बंगाल में जैसे मानिए एक तरह का तांडव चल रहा है। हम देख रहे हैं कि टीवी में, हम अभी समाचार में देख रहे हैं कि
हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई है, उसमें लोग मारे गए हैं। पर हमारे बंगाल में ये चुनाव रूपी इस तृणमूल कांग्रेस के जमाने में चुनाव ही एक अपने आप में एक त्रासदी बन के हुई है, जो जिन्होंने हमारे बंगाल के 50 नागरिकों की जान ले ली। जब हम कहते हैं कि 50 नागरिकों की जान ले ली या 50 लोगों की जान ले ली, तो ये कहने लगते हैं कि उसमें हमारे भी 19 लोग मारे गए, 15 लोग मारे गए। हम तो कहते हैं कि सभी हमारे बंगाल के लोग, तो पर वे कहते हैं वो तृणमूल के, तो क्या आप तृणमूल के लोगों को इंसान नहीं मानते हैं? हम तो सबकी जान की फिक्र करते हैं, हमें हर मौत पे हमें दुख होता है, वो चाहे कांग्रेस लेकिन का हो या तृणमूल कांग्रेस का हो। केतन जी आप बंगाल का ये हाल बयान कर रहे हैं, कह रहे हैं लोग डरे हुए हैं, आप वहां पर इतनी चिंता जता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो तो बंगाल पे बिल्कुल खामोश है। बंगाल पर कुछ नहीं, कैसे आप ये बात कैसे करें? मैं इसलिए कह रहा हूँ, अधीर रंजन चौधरी के अलावा मुझे बताइए किसने जो है कहा कि बंगाल में डेमोक्रेसी खतरे में है? हमारे संगठन के सबसे बड़े नेता हमारे माननीय अध्यक्ष खड़गे जी ने इसको कंडेम किया है। उनकी बाइट चल रही है, एनआई की बाइट चल रही है, वो मैंने सुनी थी। तो आपके राष्ट्रीय नेतृत्व को लगता है कि बंगाल में डेमोक्रेसी खतरे में है? नहीं, आपने खड़गे जी के स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सर। अगर चलेगा, नहीं वो तो यही कह रहे ना कि अगर ऐसा चलेगा तो लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने तो इस बात की मतलब भर्त्सना की है इस हिंसा की। और आप बताइए ना, हिंसा का समर्थन कौन कर सकता है? तृणमूल सवाल, हिंसा के समर्थन तो कोई नहीं करता। हिंसा का समर्थन तो यहाँ टीएमसी भी नहीं कर रही। टीएमसी भी कह रही है कि हाँ हमें, ममता दीदी भी बड़ा दुख, नहीं ममता दीदी भी दुख जता रही है, वो कह रही है कि उनको जो पुलिस को, तो हिंसा का समर्थन तो कोई भी नहीं करता। ममता जी का जो आज इन्होंने जो कहा है, वो तो मुझे देखकर मुझे महाभारत के धृतराष्ट्र जी की याद आ गई। उन्होंने कह रहा है ये सब कुछ देखा ही नहीं। अरे उनके गांव में उनके दुशासनों ने लोकतंत्र का चीर हरण किया है, चुनाव घोषणा से लेकर आज तक। ये क्या बात करेंगे? और मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र का चीर हरण किया है गांव तक आप लोगों ने। बंगाल में लोकतंत्र बचा नहीं है, ये कांग्रेस का आरोप है। देखिए, कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी जो भी विपक्षी दल है, उनका काम है आरोप लगाना। वो आरोप लगा सकते हैं वो। उनके ऊपर में देखिए, देश के अंदर रुकिएगा जायसवाल जी रुकिएगा 1 मिनट। हाँ, देश की जनता देखिए, प्रकाश चंडालिया जी ने भी जिस तरह से आरोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी ने भी आरोप लगाए। देखिए, ये आरोप लगाने बैठे हैं, मगर आपको ये देखना है कि पश्चिम बंगाल कोर्ट का ऑर्डर पढ़कर सुनाया आपको आरोप। कोर्ट का ऑर्डर आज की मैं भी आपको सुनाऊं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है? ईडी को आपने जबरदस्ती रोक के रखा है, आपने मनमानी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या था, जरा बात कर लीजिए। चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं, एक बात करिए। ईडी क्या कहा? ईडी का क्या कहा? ईडी को खत्म नहीं है, ईडी को व्यक्ति का नाम नहीं है। ईडी एक संस्थान है। अभिषेक बनर्जी पे मुकदमा जांच वैसे ही चलेगी, अभिषेक बनर्जी पर जांच वैसे ही चलेगी जैसे पहले चल रही थी। ईडी को व्यक्ति का नाम नहीं है, परंतु हाई कोर्ट ने टमाटर मारा है बंगाल के ऊपर। हाई कोर्ट ने जो आज किया है वो टमाटर है लोकतंत्र के नाम पर। वो लोकतंत्र का टमाटर है, सुनाई देता है कोर्ट का ऑर्डर करके सुनिए को आपने किस तरह से सुनिए, आपको मजाक लग रहा है? 1 मिनट आरपी सिंह जी, देश का जांच में कभी हुआ नहीं कि कोर्ट ने इतना सख्त ऑर्डर दिया। आरपी सिंह जी, 1 मिनट आरपी सिंह जी रुकिए, स्वयं प्रकाश जी रुकिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप अगर ईडी पर ही चर्चा करना चाहते हैं तो मैं ऐसा करता हूं कि आपसे सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। की बात हो रही है, एक मिनट सब मेरी बात, फिर वो बात कर रहे हैं, फिर मेरी बात कर। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आप मेरी बात सुनने, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सुनेंगे आप? मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी बात का जवाब मैं दे रहा था। मेरी बात अभी तो मैंने कुछ कहा नहीं सर। मेरी बात आपने होने कहा थी पूरी। मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। आपकी सुनिए, एक मिनट प्रकाश जी रुकिए। मैंने सिर्फ ये कहा, आप बार बार, 1 मिनट रुकिएगा प्रकाश जी, मैंने सिर्फ इतना कहा, आप बार बार आज कोलकाता हाईकोर्ट ने जो कहा उसके संदर्भ में आप सुप्रीम कोर्ट का ईडी के फैसले को आप कोट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, और आरपी सिंह जी भी कह रहे हैं कि इस पर बहस करनी है, तो मैं अगले 10 मिनट बाद 5 मिनट की इस पर जो है आप दोनों की 1 to 1 करवा देता हूं, इस पर डिबेट ईडी के फैसले पर। लेकिन पहले मुझे, हाँ मैं करवा देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आपसे सवाल पूछा गया है
है आज जो कोर्ट ने कहा बंगाल के संदर्भ में, सवाल आपसे वो पूछा गया, वो बताइए आप। देखिए, पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कोर्ट के अंदर में कोर्ट के भी कुछ हिस्से के लोग हैं। विकास रंजन भट्टाचार्य जो वामपंथी कुछ जजेस हैं, वो जानबूझ करके पश्चिम बंगाल के कुछ ऐसे जजेस हैं जो पश्चिम बंगाल ये स्थिति है देश के अंदर लोकतंत्र की। आपको कोर्ट में यकीन नहीं है, ये है असली चेहरा, टीएमसी का असली चेहरा, जिनको कोर्ट पर विश्वास नहीं है, जिनको संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, अपने हिसाब से चलेंगे। आपका बस चलेगा तो आप कोर्ट में जाकर बम मारोगे, आपका बस चलेगा तो आप कोर्ट में बम मारोगे, आपका बस चले तो सबकी आवाज नीचे कर दीजिए, जरा सबकी आवाज नीचे कीजिए प्लीज, प्लीज सबकी आवाज नीचे कीजिए, सबकी आवाज नीचे कीजिए प्लीज। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने जो सुना, मेरे कानों ने जो सुना, क्या वो सच है। आपने एक जज को लेकर कहा कि वो सीपीएम की आइडियोलॉजी के सीपीएम से प्रभावित। आप सीधा सीधा कोलकाता हाई कोर्ट, एक मिनट सर, मेरा सवाल मेरा सुन लीजिए, मैं अभी आपकी आवाज डाउन है, मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको चिल्लाने का, बहुत गंभीर आपने बात कही है, रुकिए एक मिनट स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, रुकिए, चिल्लाइए नहीं, मैं आ रहा हूं आपके पास, आपकी आवाज अभी डाउन है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सब लोग सुन ले ध्यान से, उसके बाद फिर मैं सबको मौका दूंगा, सबकी आवाज में आप करवा दूंगा। क्योंकि एक मिनट स्वयं प्रकाश पुरोहित जी प्लीज, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अभी टीएमसी के प्रवक्ता ने एक जज को लेकर यह कहा कि वो सीपीएम की आइडियोलॉजी से प्रभावित जज थे। क्या यह सही है? मैं आपकी आवाज, जरा आवाज ऊंची कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि जज जो है राजनीतिक कारणों से आज जो है कोर्ट संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो सीबीआई ईडी के, जैसे ईडी का डायरेक्टर है, जिस तरह से लोग जज के संदर्भ में पूछ रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए, मुझे 30 सेकंड बोलने दीजिए। हाँ, जिस तरह से ये तानाशाह की सरकार है, इन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को अपने हिसाब से, अपने पपट के हिसाब से यूज किया है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस रात को 3 आकर के बैठ गए केंद्र सरकार के खिलाफ में, क्या हुआ उसके बाद में? अभी आपने हाई कोर्ट के जज के बारे में मेरे एक मिनट के खिलाफ में, एक मिनट, आपने किस प्रकार के वाणी के बम मारे हैं हाई कोर्ट के जज के ऊपर, वो बताइए आप लोग। आपने भी क्या कहा हाई कोर्ट के जज के बारे में? दोबारा बोलने की हिम्मत करिए। अगर पश्चिम बंगाल जरा एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा सर, एक मिनट रुकिए प्लीज, रुकिए। ये देखिए बहुत गंभीर मसला है, मैं अपने आ रहा हूं जायसवाल जी, और एक मिनट प्रकाश जी, मैं जरा अपनी टीम से निवेदन करूंगा, जरा एक बार चेक करें क्या स्वयं, क्योंकि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि स्वयं प्रकाश पुरोहित जी ने जो कहा एक जज को लेकर जो टिप्पणी की, वो मुझे अभी भी यकीन नहीं है। जरा मेरी टीम से मैं अनुरोध करूंगा, जरा वो चेक करे क्या जज को ये कहा गया है कि वो वामपंथी विचारधारा। प्रकाश जी आपने क्या सुना? प्रकाश जी, स्वयं प्रकाश जी को सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं ईडी छोड़ दीजिए सर, ईडी छोड़ दीजिए, मुझे ईडी सर ईडी छोड़ दीजिए स्वयं प्रकाश जी, ईडी पे फिर कर लेंगे, ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मैंने कहा एक मिनट, वो ईडी पर आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है प्रकाश जी, वो ईडी पर आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, वो सीबीआई पे आरोप लगाए, ईडी पर आरोप लगाए, वो कुछ नहीं। मुझे हैरानी है कि क्या इस देश में हाईकोर्ट के जज को भी क्या राजनीतिक रूप से यह कहा जा सकता है कि उसने जो कहा वो राजनीतिक रूप से प्रभावित, ये क्या पार्टी के प्रवक्ता कह सकते हैं? मैं ये पूछ रहा हूं। बिल्कुल नहीं कह सकते अशोक जी, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे याद है इसी चैनल पर टीएमसी पार्टी के एक और प्रवक्ता ने इसके पहले किसी दूसरे प्रसंग में हाई कोर्ट के जस्टिस के ऊपर में इसी प्रकार पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने की टिप्पणी की थी। ये इसी चैनल और इसी डिबेट में मुझे आज तक पूरा याद है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो ईडी के डायरेक्टर के बारे में ये कह रहे हैं, स्वयं प्रकाश जी भूल गए कि बंगाल के चीफ सेक्रेटरी आलापन बंदोपाध्याय को लेकर आपने क्या किया था? आप काउंटर नहीं कर सकते प्रकाश जी, आप सुनिए, आप ईडी की जो बात हो रही है उसमें चेतन जी आता है, आप चीफ सेक्रेटरी दोनों की पक्ष में फर्क है। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी है, आपने मौका केंद्र सरकार ने जब उनको दिल्ली कॉल किया तो आपने यहाँ पे उनको सलाहकार का 2 साल के लिए पोस्ट दे दिया। समान है क्या? आपने अभी आप मुझे बताइए, एक ईडी तो एक इंस्टीट्यूशन है, एक बंगाल के चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए,
सरकार ने ही उनके एक्सटेंशन मांगा, केंद्र सरकार ने नया भी एक्सटेंशन दिया है। अगर ये जो नीति है ये भारतीय जनता पार्टी करवा के सुनिए सर प्लीज, सुनिए सर प्लीज, एक के ऊपर एक बोल रहे हैं। ईडी जो कर रही है, एक मिनट केतन प्रकाश जी जायसवाल, आपने मुद्दे को घुमा दिया, मगर जो ईडी वाले नहीं सर, मुझे दुख है। प्रकाश जी ने, एक मिनट रुकिए सर, प्रकाश जी ने जो कहा मुझे बिल्कुल याद है। टीएमसी के एक और प्रवक्ता जो हैं मेरे ही शो में दो टूक में जज को लेकर भी इस तरह की टिप्पणी कर चुके हैं। ये दूसरी बार हो रहा है कि टीएमसी के प्रवक्ताओं ने मेरे शो में जज को भी ये कहा कि जज जो है वो जो फैसला राजनीतिक कारणों से दे रहे हैं। मुझे हैरानी है क्योंकि मैंने नाम लिया है विकास रंजन भट्टाचार्य जो बापती है, और उनके थ्रू का मैं नाम लेके बोल रहा हूं, जो वकील जो इनको पता है कि उनके थ्रू उनके प्रभावित लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो वो प्रभावित करके फैसले देते हैं, कुछ लोग हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनको चैलेंज भी किया गया है। आपको मैं से एनएचआरसी की बात की थी, एनएचआरसी के ऊपर में भी एक बहुत बड़ा फैसला हाईकोर्ट के जो डिवीजन बेंच के जज है उन्होंने सुनाया था और बताया था एनएचआरसी को कि आपने वोमेन ग्रुप के अंदर पश्चिम बंगाल दिखाई देता है, आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली नहीं दिखा देता है जो एनएचआरसी में सबसे नंबर 1 है। आप हर छोटे छोटे मुद्दे पर लेकर के पश्चिम बंगाल कोर्ट के अंदर चले आते हैं। ये लताड़ा था। आप कुछ दिन अगर मुझे अभी 1 मिनट का मौका दे तो मैं आपके डिबेट में उस जज का ऑर्डर सुना देता हूं। 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट के अंदर में उनका ऑर्डर में ऑडियो सुना देता हूं आपको। आप वीडियो और ऑडियो चला सकते हैं सर। आपने उन्होंने लताड़ा है। एक मिनट मैं बता दूं फर्क क्या है। 1 मिनट है। हाँ सुनिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 1 मिनट सुनिए शिवम प्रकाश जी सुनिए, 1 मिनट मैं आ रहा हूं रुकिए जायसवाल जी। शिवम प्रकाश जी सुनिए, शिवम प्रकाश जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। इस तरह के फैसले या जजेस जो हैं वो कई बार उठा चुके हैं। कांग्रेस के खिलाफ भी टिप्पणियां होती हैं, बीजेपी के खिलाफ भी टिप्पणियां होती हैं, सीपीएम के खिलाफ भी टिप्पणियां होती हैं, लेकिन मैंने इनमें से किसी पार्टी के प्रवक्ताओं को यह कहते नहीं सुना कि यह फलाना जज जो है इस पार्टी का था इसलिए इसने जजमेंट दिया। मैंने किसी पार्टी को नहीं सुना, लेकिन मैं टीएमसी को सुन रहा हूं कि टीएमसी लगातार जजों पर हमले करती है। जायसवाल जी पहले तो मैंने इस बात को लेकर मैं बेहद इसकी मैं कंडेम करना चाहता हूँ। ये बेहद आपत्तिजनक बात है। हम नहीं, हमारे कभी कभी फैसले हमारे पक्ष में होते हैं, कभी हमारे पक्ष में नहीं होते हैं, पर उससे न्यायपालिका हमारे माननीय जजों के प्रति हमारी जो आस्था है वो अटूट है, वो रहेगी। तो पहले तो मैं इस बात से मैं एकदम असहमति प्रकट करता हूँ, इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ इस बात की। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इनके और आपका इनके कारनामे मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हमारे यहाँ हाई कोर्ट में कोर्ट के बाहर जजों के खिलाफ बैनर लगाते हैं, पूरे कलकत्ता शहर में लगाते हैं और इन्हीं के लोग लगाते हैं। इसीलिए और इस तरह की मानसिकता है तो जो सोचिए कि जो कोर्ट को नहीं कुछ समझते हैं वो जनता को, गांव की भोली भाली जनता को वो क्या ही समझते होंगे। लोकतंत्र का मूल्य उनके नजरों में क्या ही होगा कि वो लोकतंत्र चुनाव को फ्री एंड फेयर तरीके से करेंगे। 50 लोग मारे गए, यहाँ सिर्फ लोग नहीं मारे गए, बंगाल में लोकतंत्र मारा जा रहा है प्रतिदिन टीएमसी के हाथ से। और ये ना कोर्ट को मानते हैं ना किसी एजेंसियों को मानते हैं, वो सिर्फ मानते हैं अपनी सर्वोपरि जो इनकी माननीय है बस उन्हीं को मानते हैं। उन्होंने ऑर्डर दे दिया, बंगाल में खून की नदियां बह गई, लोग मारे गए और ये जीत गए, अब 5 साल चोरी करेंगे। ओके शिवम प्रकाश पुरोहित जी, मैं ये इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं किसी विचारधारा से प्रभावित हो सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और ऐसा होता है, बहुत से लोग जो है जजों की कुर्सी पर जब पहुंचते हैं उसके पहले वो कई बार वो वकील होते हैं, वो केसेस लड़ते हैं, लेकिन ये मोटे तौर पर माना जाता है न्याय की कुर्सी पर जो जज पहुंचता है वहां पर पहुंचने के बाद वो न्याय करता है। और ये इतनी आस्था, और ये ठीक है, आपको उस फैसले को चुनौती देने का भी अधिकार है। कानूनी रूप से आप हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ भी महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन ये कहना कि फलाना जज का मतलब, आज आप ये कह रहे हैं सीधा सीधा कि आज हाई सर कुछ लोग छोड़ दीजिए, मैं पूछ रहा हूं आज के फैसले के संदर्भ में आपने बोला, तो क्या मैं ये मानूं कि आज आपने आज के फैसले के संदर्भ में बोला? मैं आपसे
आपसे जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि आज का जो हाई कोर्ट का जो कुछ हाई कोर्ट ने कहा, क्या वो राजनीतिक रूप से हाई कोर्ट की टिप्पणी है, पॉलिटिकल टिप्पणी है, आप ये मानते हैं? मैंने इसके पहले भी कहा कि कुछ जजेस हैं जो इस विचारधारा को ममता बनर्जी की सरकार को मेलाइन करने का ठेका ले लिया है। जजों ने ठेका ले लिया है। आप कह रहे हैं जजों ने ठेका ले रखा है? कुछ जजों के डिवीजन बेंच में, उनको डिवीजन बेंच में नाम सुनिए, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, आप बोलिए सर। मुझे तो समझ में नहीं आता। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट पे आज जो फैसला दिया, मेरी जज लोया का क्या हुआ? जज लोया क्या हुआ? क्यों उनकी हत्या हो गई थी? आप मुझे बता सकते हैं क्यों उनकी हत्या हो गई? जज लोया की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर, जज लोया की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम वर्डिक्ट देख लीजिए। ये भी अंतिम वर्डिक्ट देख लीजिए जज लोया के मामले में सुप्रीम कोर्ट की। उसका उनकी परिवार के बच्चे, उनके परिवार की उनकी वाइफ बिलखती रही, आप उनके बारे में दोबारा जांच नहीं, आज तक जांच नहीं। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था उसमें? सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था उसमें? सुप्रीम कोर्ट का मुझे एक मिनट, श्याम प्रकाश पुरोहित जी, श्याम प्रकाश पुरोहित जी, देखिए, एक मिनट रुकिए। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? बंगाल में पंचायत चुनाव में 45 से ज्यादा हत्याएं हो जाती हैं, ठीक है? मैं फिर कह रहा हूं, यह हत्याएं किसने करी, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। हो क्या रहा है, देखिए बंगाल में क्या हो रहा है। 45 से ज्यादा हत्याएं हो गई। सबने जो दृश्य देखे, मतपत्र लूटने के, बम डिफ्यूज होने के, पूरे देश ने देखे। उसके बाद एक मिनट सर, एक मिनट, मैंने आपकी पार्टी पर आरोप नहीं लगाया। श्याम प्रकाश जी, जो सच है मैं वो बता रहा हूँ। रुकिए जरा, आवाज नीचे कीजिए प्लीज। पश्चिम बंगाल के श्याम प्रकाश जी, श्याम प्रकाश जी, मैंने आपकी पार्टी का नाम भी नहीं लिया। आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। अरे कमाल कर रहे हैं, मैंने आपकी पार्टी का नाम भी नहीं लिया अभी। आपने क्या कहा? श्याम प्रकाश जी, मैंने आपकी पार्टी का नाम भी नहीं लिया। एक मिनट, हमारी सरकार है, आप जो भी उल्लू उठाएंगे हमारी तरफ उठेंगे। एक मिनट रुकिए। हमारी सरकार है तो अच्छा, अभी आप कह रहे हैं, अभी आप गजब है। अभी आप कह रहे हैं ये सारी हत्याएं जो हैं कांग्रेस ने करवाई, बीजेपी ने करवाई, सीपीएम ने करवाई। आप कह रहे हैं, मैं तो यही बता रहा हूं ना, जनतंत्र पे भरोसा नहीं रहा क्या? सर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए गंभीरता से। सुनिए सर, सुनिए बिना चिल्लाए, सुनिए सर बिना चिल्लाए, सुनिए सर बिना चिल्लाए मेरी बात गंभीरता से सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, बंगाल में 45 हत्याएं होती हैं। मैं फिर कह रहा हूं, किसने करवाई, कौन जिम्मेदार है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं बंगाल में 45 हत्याएं होती हैं, वहां पर बम बरामद होते हैं, हाँ दर्जनों बम बरामद होते हैं, मतपत्र लूटते हुए दिखते हैं, वहां पर जो है बूथ लूटते हुए दिखते हैं, ये सब कुछ होता है। उसके बाद हाईकोर्ट एक टिप्पणी करता है, हाईकोर्ट कहता है ये जो चुनाव थे इसको अभी हम चुनाव माने नहीं माने, उस पर अभी वो कहता है कि मैं 18 को इस पर डिस्कस करेंगे। और हाईकोर्ट के इस फैसले को टीएमसी कहती है कि ये पॉलिटिकल रीजन से कुछ जज बैठे हैं जो दरअसल सरकार को, टीएमसी सरकार को बदनाम करने। तो मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं, आप जो है आप विपक्ष को, ठीक है विपक्ष अपनी आरोप लगाता है, समझ में आता है, आप सीबीआई ईडी कह रहे हैं सब बिके में, समझ में आता है। अब आप कह रहे हैं कि हाईकोर्ट भी बिक गया है, जज भी बिक गए, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? आरपी सिंह जी सवाल मेरे पे करेंगे और मैंने सवाल किया नहीं, मैंने सवाल किया नहीं सर। बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, मैंने सवाल नहीं किया, बोलिए आप फिर से जजों को आरपी सिंह जी से, केतन जायसवाल जी से और चंडालिया जी से पूछिए। आप तो लोकतंत्र, आपने तो हमें कटघरे में खड़ा कर दिया, तो दोषी है ही है। पिछले 18 मिनट से मैं बोला नहीं, आप सब 30 मिनट 18 मिनट से हम बोले नहीं, आप ही बोल रहे हैं, निरंतर आप ही बोल रहे हैं। अगर ममता बनर्जी, इसलिए तो बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपके लिए, कल अगर जैसे चले गए ना। केतन जी रुकिए एक मिनट, केतन जी रुकिए, श्याम प्रकाश पुरोहित कह ले, फिर मैं आता हूँ। केतन जी रुकिए प्लीज, केतन जी रुकिए, हाँ बोलिए श्याम प्रकाश जी।
और तो 3 दिन पहले बोला गया कि 70,000 करोड़ का चोरी किया हुआ घोटाला करने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बोलता है, और 3 दिन बाद वो झंडा जब भारतीय जनता पार्टी का दिक्कत पता क्या है, सुनिए, नहीं दिक्कत पता क्या है, दिक्कत पता क्या है, नहीं सर दिक्कत क्या है, आप बंगाल पर नहीं बोल रहे, आज आप पूरे देश पर बोल रहे हैं, बंगाल पर नहीं बोल रहे सर, आप मत बोलने दीजिए, आप बंगाल पर बोल नहीं रहे। बात खत्म हो गई मेरी बात खत्म होने के पहले तो आप तुम देते हैं, बात तो खत्म होने दीजिए। जब अजीत पवार की बात हुई, आप डरते क्यों? अजीत पवार के नाम से आप डरते क्यों? अगली बार सुनिए, अरे स्वयं प्रकाश पुरोहित जी सुनिए, अगली बार जब मैं एनसीपी पे बात करूंगा ना, सुनिए मेरी बात, अभी आपको मैं आप ही को समय दे रहा हूं, अगली बार जब मैं एनसीपी पे डिबेट करूंगा ना तो आपको भी बुला लूंगा, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है कि एनसीपी का एक धड़ा जो है वो टीएमसी में ही बैठा है। अगली बार एनसीपी की डिबेट में आपको भी बैठा लूंगा। और आप अपनी बात बोलिए, मेरी बात नहीं, आप बात बीच में बनर्जी की बात कर रहे हैं, एक बार जरा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अभिषेक बनर्जी के बारे में वो बता दीजिए। अभिषेक बनर्जी को क्या निकाला सुप्रीम कोर्ट ने, बता दीजिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या निकाला था, गए थे ना सुप्रीम कोर्ट, अभिषेक बनर्जी क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहा था अभिषेक बनर्जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने? ओके, अब ओके, अब आप स्वयं प्रकाश पुरोहित जी बोलो, ठीक है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, फिर आरपी सिंह जी आप बोलिएगा। स्वयं प्रकाश पुरोहित एकदम प्लांट वे में डिबेट कराई है आपने आज, लोकतंत्र बोल रहे हैं, आपने लोकतंत्र की हत्या करी, यहाँ पर बम मार रहे हो आप, हाई कोर्ट में जजेस के ऊपर बम मारने की बात कर रहे हैं। आरपी सिंह जी एक मिनट, उनको बोलने दीजिए, बोलिए। सुनिए, मेरी बात खत्म हुई थी, आपने टोक दिया। मैंने ये कहा था कि पश्चिम बंगाल, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि अजीत पवार चोर है और भारतीय जनता पार्टी का पकड़ते ही वो 70,000 करोड़ का चोरी का इल्जाम, वो देश के सबसे बड़े राष्ट्र प्रेमी बन गए, साहूकार बन गए, तो वही काम अगर कल अगर तृणमूल कांग्रेस खुदा न खास्ता अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो जाती है तो क्या होगा? कल अगर खड़ी हो जाती है क्या होगा? यही साहूकार हो जाएंगे, यही मुद्दा है, यही एजेंडा है, अभी भी खड़े, यही एजेंडा है। एक मिनट जायसवाल जी प्लीज, दे रहा हूं मैं, मेरी बात फिर आप देखिए, मैंने अरे सर खत्म होने के पहले बात बोलिए, खत्म हो गई मेरी बात। जायसवाल जी रुक जाइए, बोलिए। उस समय ये एजेंडा चलाया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम करने के लिए, चाहे वो रामनवमी की जुलूस को लेकर के हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल के अंदर में चुनावी हिंसा को लेकर के हो, चाहे कैसे भी तरह से ये एक तंत्र काम कर रहा है जिसके अंदर में दिल्ली से पैसे आ रहे हैं, गृह मंत्री जी का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ के गवर्नर करते हैं। ओके सर, आपकी बात हो रही है, प्लीज प्रकाश जी रुक जाइए प्लीज। ओके स्वयं प्रकाश जी, अब आपकी बात पूरी हो गई, अब आप ओके, अब आपका मुद्दा मैं उठा रहा हूं जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आज आपने जो कहा है जजों को लेकर, वो वास्तव में उस पर विचार कीजिएगा कि आज आपने क्या कहा, और अगर टीएमसी की ये लाइन है तो मुझे लगता है वो खतरनाक है। लेकिन आरपी सिंह जी, आप लोग इसलिए मलाइन कर रहे हैं उनकी सरकार को क्योंकि आप चाहते हैं कि जैसे अजीत पवार दादा का धड़ा आ गया, आप उनके टीएमसी भी आ जाए, आप लोग इसलिए इस तरह की प्रेशर टैक्टिक्स करते हैं, बदनाम करते हैं आप लोग। हम अगर करते हो चलिए मैं मान लेता हूं एक बार, परंतु कोर्ट क्या कह रहा है, कोर्ट के बयान क्या है? कोर्ट ने आज ये कह दिया कि ये पूरा का पूरा चुनाव रोक दिया जाए, ये चुनाव का अंतिम फैसला नहीं है, चुनाव के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद कह दिया। और कल सुप्रीम कोर्ट गए थे ना अभिषेक बनर्जी, वहां सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक बनर्जी को लेकर क्या कहा कोर्ट ने? बड़ा स्पष्टता से कहा ना, भैया हम नहीं पढ़ेंगे इसमें, ये जहां छोड़ दो पूरी की पूरी, ये जो आपने लोगों को भर्ती के नाम घोटाला किया, लोगों को भर्ती देने के नाम पे पैसे कमाए जिन लोगों ने, उनकी जांच होने दो। असल में क्या है कि इनको किसी कोर्ट पे विश्वास नहीं, इनको किसी संस्था पे विश्वास नहीं, इन्होंने अपनी जेब में रख लिया, जिनको रखना होगा जेब में रख लिया और अपनी मर्जी से चुनाव कराया। मैं वापस कह रहा हूं, लोकतंत्र की हत्या की गई है बंगाल के अंदर, वहां पर बम के धमाके के नाम पर वहां पर लोकतंत्र की हत्या की गई, वहां पर बम के धमाके के नाम पर लूट की गई लोकतंत्र की, वहां पर वोटों को लूटा गया, पोलिंग बूथ को लूटा गया, वहां पर रीपोल के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। मैं अपेक्षा करूंगा हाई कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा, और जिस प्रकार से 50,000 बूथों की शिकायत है, इनके इलेक्शन वहां पे इलेक्शन कमीशन ने उसको कुछ 600 कुछ बूथों पे समेट दिया, 50,000 बूथों पे गड़बड़। अभी तो कैंडिडेट्स गायब हैं, अभी तो जो चुनाव जीते वो लोग गायब कर दिए गए हैं, पता नहीं कहां है, उनके घर वाले परेशान है कि हमारा व्यक्ति जीत गया, वो क्योंकि दूसरी पार्टी से टीएमसी से नहीं है इसलिए गायब कर दो।
ये है चुनाव के बाद। और अभी जो परिस्थिति आगे जो जिसकी दिक्कत है, सॉरी माफी चाहता हूं, जो आगे दिक्कत है, जब वहां से सेंट्रल फोर्सेस वापस आएंगी, कि गांव के गांव लूटे जाएंगे, धमकाए जाएंगे, आगजनी होगी, सब कुछ होगा वहां के ऊपर। तो सर 355 लगा दीजिए ना वहां, अगर आपको इतना लगता है कि वहां पर मैं अपेक्षा करता हूं, हम तो जो करेंगे अपेक्षा करता हूं, शायद खड़गे जी ने जो बयान दिया उस पर खरे उतरेंगे, और जो 17-18 तारीख को जो एक मीटिंग है उसमें से इनको नमस्ते करेंगे, बोलेंगे हम नहीं करेंगे। और अधीर रंजन चौधरी अपनी पार्टी के अंदर दबाव बनाएंगे और अपनी पार्टी को शीशा दिखाएंगे, आईना दिखाएंगे। और वो जो बाकी लोग, अखिलेश यादव, वो जो अरविंद केजरीवाल, जो लेफ्ट पार्टी सो कॉल्ड दुहाई देती हैं, जिनके खुद के लोग मारे गए हैं सारे के अंदर, कांग्रेस पार्टी के लोग मारे गए हैं इसके अंदर, वह खड़े होकर आज लोकतंत्र को बचाने के लिए सब एकजुट होंगे। ओके, इस बीच में ये भी बता दूं, क्योंकि मैं जायसवाल जी उससे पहले आप कमेंट का आपका आखिरी कमेंट लूं, मैं ये बता दूं, दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज अनुव्रत मंडल जो है, उनकी जो बेटी है, उनकी भी जमानत जो है याचिका खारिज कर दी। अब मुझे नहीं पता कि यहां पर कौन सा वामपंथी जज बैठा है जो अनुव्रत मंडल की बेटी की जमानत याचिका खारिज कर दी। पर जायसवाल जी कुल मिलाकर आप बार बार ये कह रहे हैं कि बंगाल की स्थिति खराब है, तो क्या उम्मीद करेंगे कि जो है कांग्रेस जो है राष्ट्रीय स्तर पर, इसमें आपने जो बयान याद कराया, वो बयान है उनका, मैं मानता हूं, लेकिन क्या उसके बाद जो है विपक्षी एकता में आपको लगता है इससे बंगाल में जो कुछ ममता कर रही है उससे विपक्षी एकता में अड़चन आ सकती है बंगाल में? कम से कम बंगाल में आज जो आज परिस्थिति है, बंगाल में तृणमूल के नेता जिस गाँव में जाते हैं वहां लोग चोर चोर चिल्लाते हैं। मतलब एक लोग के पैदा होने से लेकर मरने तक जितनी सरकारी परियोजनाएं हैं, कोई एक ऐसी परियोजना नहीं है जिन्होंने चोरी नहीं की है और जिनकी जांच नहीं चल रही है। इनके कर्मी स्तर से लेकर और इनके जो युवा तृणमूल कांग्रेस की जो सभा नेत्री है, जो इनकी अध्यक्षा है, उन तक मतलब कोई ऐसे स्तर के नेता नहीं है जिन पर चोरी का आरोप नहीं है। इन्होंने शिक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला किया है, इन्होंने शारदा नारदा में बड़ा घोटाला किया है, और साथ में भाजपा इनकी मदद कर रही है। इनकी जांच तो होती है मगर वो जांच इनके बड़े नेताओं तक नहीं पहुंचती है। तो इन दोनों की जो साठगांठ है, इसमें वंचित हो रही है जनता। चुनाव में भी जनता जो है अपने लोकतांत्रिक मताधिकार का प्रयोग करने से और चुनाव में जो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, उनसे वंचित हुआ और जनता वंचित हुई, और वंचित होने का कारण ये दोनों लोग रहे। केंद्रीय जो सुरक्षा बल थी उसकी मांग देर से की और दूसरे ने और देरी करके उनको भेजा। दोनों की साठ रही। चुनाव का पंचायत आप रख लीजिए। ओके सर, ओके प्रकाश चंडाले बहुत संक्षेप में समझना चाहता हूं, ममता बनर्जी और टीएमसी आज किसकी एलाइज है, मैं ये समझना चाहता हूं, क्योंकि इस डिबेट में ही कांग्रेस कुछ कहती है, टीएमसी कुछ कहती है, बीजेपी कुछ कहती है। आप थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट, जो कुछ हिंसा हुई है, जो कुछ कोर्ट ने जो कुछ आज कहा है, उसके बाद जो है क्या विपक्षी एकता के लिए एक समस्या हो सकती है? लोकसभा के 42 सीटें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस और वामपंथियों के राज को किसी भी हालत में बहुत ज्यादा प्रसाद बांटने के पक्ष में नहीं है। दूसरी बात यह है कि 3 महीने, अभी 2 महीने भी नहीं हुए कि सागर दिघी से जो कांग्रेस का एकमात्र विधायक जीत कर आया था, उसको भी ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अब बताइए कि जब इनके विधायकों की तोड़ा तोड़ी होगी तो कहां से काम चलेगा? और तो और अभी जो परिणाम निकल रहे हैं, सीपीएम के भी कई प्रत्याशी जो जीत कर आए, वो जीतने के साथ साथ तृणमूल पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के विधायक आप तोड़ रहे हैं, वामपंथियों के प्रत्याशियों को जो विजेता जीत कर आए हैं उनको आप तोड़ रहे हैं। आप उम्मीद मत कीजिए कि यहाँ कुछ अलायंस का कोई होने वाला है ममता बनर्जी के साथ। चलिए समय मेरे पास इतना ही है। मैं फिर कह रहा हूं कि देखिए, आरोप राजनीति में, आरोप तो सभी पार्टियां एक दूसरे पर लगाती हैं। आप ये कह सकते हैं टीएमसी के ऊपर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, टीएमसी खुद शिकार है जैसा टीएमसी कहती है, लेकिन बीजेपी और बाकी पार्टियों का जो रुख है वो भी आप देख रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बात है, आज जो हाईकोर्ट ने कहा है वो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन अगर टीएमसी ये कहे कि हाईकोर्ट के जज भी जो हैं सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे फैसले दे रहे हैं, तो मुझे लगता है ये शर्मनाक है। कम से कम अदालत का तो हमें सम्मान करना चाहिए, कोर्ट के फैसलों को तो हमें कम से कम मानना चाहिए। पर आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।